नमस्कार। गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने में 72 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। जीत और हार को लेकर कयासों का बाजार अब गर्म हो चुका है, लेकिन न्यूज नेशन लाया है आपके लिए सबसे सटीक एग्जिट पोल्स। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स दोनों सूबों में ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। इसके अलावा हमने चुनावी शोर खत्म होने के बावजूद वोटर्स से बातचीत की और उनके मिजाज को समझने की पूरी कोशिश की है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में गुजरात और हिमाचल में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में जहां बीजेपी वापसी करती नजर आ रही है, वहीं गुजरात में 22 साल बाद भी बीजेपी का जादू कायम है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं किसको कितने फीसदी वोट शेयर नजर आ रहा है। गुजरात की बात करें, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराती हुई नजर आ रही है, 48% वोट शेयर, और कांग्रेस पार्टी पिछली बार के मुकाबले वोट शेयर के मामले में कम से कम आगे है। 3% वोट शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 42% वोट कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जाता हुआ नजर आता है इस एग्जिट पोल में। बिल्कुल, तो कुल सीट 182। गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट यहां पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी को 135 से 139 सीट, कांग्रेस के खाते में 42 से 46 और अन्य के खाते में 2। तो गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट, न्यूज नेशन के एग्जिट पोल की सटीक तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। बात करेंगे इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में किस पार्टी को कितने फीसद वोट हासिल। बीजेपी 48, 42 कांग्रेस के पास और अन्य के खाते में 10। पिछली बार के मुकाबले काफी आगे बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की। अगर बात की जाए हिमाचल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, अगर इस पर नजर डालें तो बड़े आराम से 2/3 बहुमत हासिल करती हुई बीजेपी यहां नजर आ रही है। 43 से 47 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में पिछली बार के मुकाबले आधी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 19 से लेकर 23 सीटें जा सकती हैं कांग्रेस के खाते में, जबकि अन्य के खाते में 1 से लेकर 3 सीट। भारतीय जनता पार्टी से शायना एनसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायना एनसी जी, जो टारगेट आपने रखा था 150 का, उसके काफी नजदीक तक इस एग्जिट पोल के मुताबिक आप पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 135 से 139 सीटें न्यूज नेशन के इस एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 22 साल के शासनकाल के बाद जो 27 साल हम यहाँ गुजरात की सरकार में रहेंगे, तो ये इतिहास है। जो थोड़े आंकड़े आगे पीछे हो या फिर एग्जिट पोल के निमित्त से ज़्यादा भी हो, हम जनता का जनादेश सोच के समझ के स्वीकार करते हैं। रही बात, बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है कि क्या ये मोदी जी के ऊपर एक रेफरेंडम है। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि गुजरात में 1 महीना से ज़्यादा प्रवास करने के बाद पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी इलाके में इतना परिवर्तन हुआ है गुजरात के निजी ज़िंदगी में। जहाँ एक आदिवासी महिला की आप बात करें तो जो 8,000 कमा रही थी वो 16,000 कमा रही है। किसान की बात करो तो जो 3 लाख तक लोन 0% इंटरेस्ट में, गर्भवती महिला की बात करो तो 6 महीने तक सरकार का समर्थन, मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडस्ट्रियल हब, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 14 साल तक। शायना जी, एक बात मैं आपसे ईमानदारी से आकलन चाहूंगा। मैं मानती हूँ पाटीदारों में नाराजगी थी, सड़कों पर नजर आई थी। हार्दिक पटेल की सभाओं में भीड़ हमने देखी थी। अल्पेश ठाकुर जब लोगों को साथ लेकर चलते थे, वहां उनके पीछे भीड़ नजर आती थी। दलितों में भी नाराजगी थी, व्यापारी भी जीएसटी नोटबंदी से परेशान थे। सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है इन सभी की नाराजगी के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो सबसे बड़ा कारण क्या होगा? मुझे लगता है कि पाटीदार समाज को समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज 11 करोड़ सदस्य हैं। हम सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं विश्व में, और ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी में पाटीदार नेता या पटेल नेता नहीं है। तो यूपी इलेक्शन के बाद एक चीज़ ज़रूर समझ में आया है कि लोग जात पात धर्म के आधार पे वोट नहीं करते हैं। जिस तादाद में मुसलमान और दलित ने बीजेपी को स्वीकार किया, वैसे ही यहाँ गुजरात में हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचे कि परिवर्तन कैसा आता है जब आप आत्मनिर्भर हो, परिवर्तन आता है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, परिवर्तन आता है जब आपको नौकरी मिले। और ये सभी एरियाज़ में मोदी जी और अमित शाह जी ने जो फोकस किया है, मैं मानती हूँ कि वो अपरंपार है। बिल्कुल, एनके सिंह सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
एनके सिंह जी, 22 + 5 27 यहाँ पर सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो बुलंद होता जा रहा है। विकास को यहाँ पर एक बार फिर से पसंद किया जा रहा है और अगले 5 साल और पिछले 22 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है जनता ने उसका जवाब दे दिया है। आपका इस बात से इत्तेफाक है कि अगर हम बात करें लेफ्ट की, पश्चिम बंगाल का गढ़ कहा जाता है, गुजरात में भी बीजेपी के गढ़ को हिला पाना नामुमकिन विपक्षी दलों के लिए, तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पर सामने आती हुई। जी हाँ, जो रिजल्ट्स आए हैं उससे तो साफ दिखाई देता है। और कुछ भी कहा जाए, हमने कम्युनिस्टों के बारे में भी कहा, आरोप लगाया कि साहब ये साइंटिफिक रिगिंग करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत ये है कि 27 साल अगर कोई शासन में है, 22 साल के बाद फिर से उसको दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंडोर्स कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं विकास ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ 1 मिनट में कह दें कि नहीं ये तो कम्युनल वो हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, इसकी वजह से है। इतना नाराज़गी थी और लगभग हर रातों रात हार्दिक पटेल और जिग्नेश और अल्पेश नहीं आए हैं। इसके बावजूद अगर वोट मिल रहा है तो आज भी भरोसा उसके ऊपर है कि बीजेपी हमारी वैतरणी पार करेगी। और ये मेरे ख्याल से इलेक्टोरल हिस्ट्री में एक अच्छा उदाहरण होगा। और मुझे लगता है कि बाकी राज्यों को भी इसे समझना पड़ेगा कि अगर ये विकास है, ठीक है, हमने मुझे याद है कि मुझे 2 महीने से मैं कह रहा हूं कि नहीं, इकोनॉमिक पैरामीटर पे गुजरात ने बहुत अच्छा नहीं किया, रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है। मैं कहता रहा हूं, आज मैं अपनी गलती मानता हूं कि शायद हम नहीं समझ पाए। बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है और यही नहीं जॉब लॉसेस हुए हैं। लेकिन इनसे ये जो आंकड़े जो दिखाते हैं, हो सकता है कि जनता में वो नहीं परकोलेट करते या आंकड़े गलत हो सकते हैं। मैं तो अब यहां तक मानने को तैयार हूं कि हो सकता है कि आंकड़े जो आते हैं ये रियलिटी से परे होते हों, जिसकी वजह से जनता ने 22 साल के बाद भी अगर दिया है तो शायद हम लोग का आकलन गलत होगा। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं एनके सिंह साहब, वो मुद्दे भी हम दिखाएंगे कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं इनमें मुद्दे सबसे बड़े क्या थे। लेकिन शायरा एनसीजे कुछ कहना चाह रही है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए, जो 22 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो वो स्वाभाविक है, लेकिन 22 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो विकास हुआ है। अभी जो लोगों ने मोदी जी को नकारा, उनके प्रति टिप्पणी की, उनकी विशेषता क्या है कि वो आते हैं इलेक्शन के वक्त, अपना ट्रायल एंड एरर की राजनीति करते हैं और फिर निकल जाते हैं कोई हॉलिडे के लिए विदेश। तो मैं मानती हूँ कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी को आप विश्वास में लें तो एक चीज़ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक ही संघर्ष रहा है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, लोगों की निजी ज़िंदगी में उनको आत्मनिर्भर करना, और ये विश्वास कि मोदी जी सिर्फ सरकार में सत्ता में आने के लिए नहीं आए हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, वो है समाज के लिए अच्छा काम करना। और ये बहुत बड़ा एक अंतर होता है जब आपको लगता है कि लोग आ रहे हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए या लोग आ रहे हैं समाज की भलाई के लिए। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि 21वीं सदी में हमने देखा है कि जात पात धर्म की जो राजनीति थी, जो अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक चला रहे थे, वो बिल्कुल एक फ्लॉप मॉडल था, क्योंकि जो आपके पास एक विजन प्लान नहीं तो आप आगे करेंगे क्या और दिखाएंगे क्या। बिल्कुल शायरा एनसीजी, हम लौटेंगे आपके पास। एनके सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इस बीच मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम आएंगे, लेकिन आपको बता दें इस पूरे चुनाव के दौरान जो मुद्दे सुर्खियों में रहे हैं उन मुद्दों पर हम नजर डालते हैं। गुजरात के मुद्दों का जिक्र करते हैं, टीवी स्क्रीन पर वो मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं। विकास की बात करें, 38% के साथ सबसे आगे है। महंगाई, बेरोजगारी और फिर नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा, लेकिन विकास का जो मॉडल बीजेपी का है उसको 38% यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ। जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पाटीदार आरक्षण का मुद्दा, सिर्फ 6% लोगों का मानना है कि गुजरात के चुनाव में जब वो वोट करने गए तो उनके जहन में पाटीदार आरक्षण था। जीएसटी को लेकर बहुत हल्ला किया गया, सिर्फ 6% लोगों ने माना कि जीएसटी का इस चुनाव पर प्रभाव रहा है। 9% लोगों ने माना कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। किसानों के मुद्दे, उन्हें सही फसल की कीमत ना मिल पाना, ये 4% लोगों के दिमाग में था जब वो वोट करने के लिए गए थे। मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद खान साहब, राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रचार किया, पूरे गुजरात में घूम घूम कर पाटीदारों को अपने साथ लिया, ओबीसी को अपने साथ लिया, दलितों को अपने साथ लिया, उसके बावजूद 22 साल की शासन के बाद भी उस एंटी इनकम्बेंसी को नहीं बुना पाए, पाटीदारों की जो नाराजगी थी उसे नहीं बुना पाए, ओबीसी और दलित वर्ग में जो नाराजगी थी ना ही उसे बुना पाए।
आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चलिए हम कोशिश करेंगे कि आप तक आवाज पहुंच पाए। एनके सिंह साहब, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत हम सभी समझते हैं। राहुल गांधी ने जो कोशिश की वो भी हमने देखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं, वो काम में आ नहीं रहा। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर इतना कहा कि छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए हैं, गुजरात के व्यापारी नाराज हो गए हैं, किसानों में नाराजगी है। वो सारी की सारा नाराजगी होने के बावजूद आप भुना नहीं पाए। यहां तक कि जहां पर आप शासन कर रहे थे हिमाचल में, वहां पर भी नोटबंदी और जीएसटी का कोई असर आप नहीं देखा पाए। देखिए, आप जो ये कह रहे हैं, ये जो आपका प्रेमाइस है, ये इस पे हिंज करता है कि कांग्रेस हार गई है, लिहाजा उसकी गलतियां क्या क्या हैं। कांग्रेस हार गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो साइना जी कह रही हैं उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं था कि हार्दिक पटेल की वजह से ये पाटीदार आंदोलन था, पाटीदार आंदोलन की वजह से हार्दिक थे, और ये हार्दिक का जो एग्जिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं एंगर था। लेकिन ये एंगर ऐसा नहीं था कि वो डिस्ट्रस्ट करने लगे रूलिंग पार्टी पे। बहुत इसका साफ है, मैं सिर्फ रिफाइन कर रहा हूं साइना जी की इस बात को कि अपल्पेबल था, साफ दिखाई दे रहा था कि कोई हार्दिक पटेल अचानक इमर्ज करता है, 5 लाख की भीड़ लाता है, तो वो हवा में नहीं आती है। लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि उससे वाकई डिस्ट्रस्ट रिपोज करे उस गवर्नमेंट पे। और उसके अलावा मोदी जी का अपना एक जो तस्वीर है, इन दोनों की वजह से रिजेंटमेंट भी अगर था तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये सरकार ठीक कर लेगी। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने उसको रिजेंटमेंट को बहुत ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ा पाए। एक चीज़ और भी है जो साइना कह रही हैं, कंसिस्टेंसी, राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, लिहाजा जनता को आज भी विश्वास नहीं होता कि अब इसके बाद वो कब दिखाई देंगे। अगर ये कंटिन्यू कर जाए तो एक अच्छा अपोजिशन होगा, और डेमोक्रेसी में एक स्ट्रांग अपोजिशन, कंसिस्टेंट लीडर, इसकी जरूरत हमेशा होती है। बिल्कुल। मोहम्मद खान साहब हमारे साथ है। मोहम्मद जी, जिस तरह से विशाल मेरे साथ मेरे सहयोगी उन्होंने जिक्र किया था शुरुआत में, आपको हालांकि सुनाई नहीं पड़ा था, सारे मुद्दे एक तरफ और विकास का मुद्दा एक बार फिर से सब पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। चाहे वो मंदिर मत्था टेकने की बात करें, पाटीदार आरक्षण का जिक्र करें, किसानों के बीच जाकर उनसे संवाद स्थापित करने का जिक्र करें, ये सारे मुद्दे इधर जा रहे हैं और विकास का मुद्दा आगे जा रहा है। आप क्या कहेंगे, सारी कोशिश जो अब तक की थी उसको कैसे आप विश्लेषण करते हैं, और जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं उस पर आपकी टिप्पणी? मैडम, मेरा नाम सुलेमान मोहम्मद खान है, सुलेमान नाम है मेरा, नाम करेक्ट करिए पहले। दूसरी बात, अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी और आपने भी कहा मंदिर में मत्था टेकना और तमाम बातें। देखिए, आप लोग ऐसे डिबेट कर रहे हैं, और आप क्या, मैं कल से देख रहा हूँ, कई चैनल्स पे था कल भी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एग्जिट पोल को आप क्यों फाइनल रिजल्ट समझते हैं। 18 को नतीजा आने दिए, उस दिन बहस करें तो अच्छा है। आज तो लोगों ने राहुल गांधी जी की गलतियां भी कल शाम से मैं कोई भाई फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करता हूं। नहीं, आप लोगों ने चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच में गए हैं, आपका कुछ तो अनुमान होगा, आपका भी कोई इंटरनल सर्वे तो होगा। हाँ, कई बार बताया हम लोग, हमारे लीडर्स ने भी बताया, राहुल गांधी जी ने भी जो अभी नेटवर्क 18 को इंटरव्यू दिया है उसमें भी कहा है कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में, और हमें उम्मीद है कि हम वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है हमारा, और हमने देखा है कि लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और कांग्रेस का इंतज़ार कर रहे थे। और 22 साल से जिस विकास के एक मॉडल को मोदी जी बार बार कहते थे, गुजरात मॉडल, जिस पे उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, उसकी बात करने की मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई। इस विश्वास विकास भी चला गया उनके। क्या आता है आने वाली 18 तारीख निर्धारित करेगी। शाइना जी, अगर हम बात करें एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 22 साल के बाद और अगले 5 साल के लिए आप एक बार फिर से सत्ता के सिरमौर साबित होने जा रहे हैं। लेकिन ये जीत का जिक्र किया जाए, ये बीजेपी की जीत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत ज्यादा आपको लगती है? क्योंकि जिस तरीके से संवाद स्थापित किया गया है, एक ब्रिज का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता और जनता के बीच किया, और अब जो है मुकाम तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप डिनाई करेंगी आपका इत्तेफाक? देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या ये मोदी जी की जीत है या भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी अब भी मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब भी मानते हैं कि सबसे प्रभावशाली नेता जो इतिहास में हमने देखा है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। अभी 2 चीज़ समझना ज़रूरी है। क्यों है मोदी जी सबसे प्रभावशाली नेता? क्योंकि वो ईमानदार हैं,
मेहनती हैं और उन्होंने जो निष्ठा नीयत में कोई खोट न देते हुए जनता के लिए काम किया है वो लगातार रहा है कंसिस्टेंट। हम जानते हैं कि आज जब राजनीतिक इच्छा शक्ति गायब थी इस देश में, जहां सिर्फ टोकन प्राइम मिनिस्टर्स हमने देखे हैं, वहां एक प्रधानमंत्री जो लगातार हर दिन 3 घंटे से कम सोते हुए, एक हॉलिडे न लेते हुए जनता के लिए उन्होंने जिस दृष्टि से काम किया, मैं मानती हूँ कि अपरंपार है। अभी अमित शाह जी का जो रोल रहा है संगठन के निमित्त, भारतीय जनता पार्टी आज पोलिंग बूथ और पोलिंग एजेंट्स के साथ और ज़मीनी स्तर पे इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि एक मिसाल के तौर पे हमने जो कनेक्ट किया है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, एक एक पोलिंग स्टेशन पे आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक जगह पे एक व्यक्ति थे तो आज 50 है। तो ये जो मॉडल है इलेक्शन जीतना, उसमें कार्यकर्ता का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ताओं और नेताओं और जनता के बीच में जो ब्रिज का काम किया प्रधानमंत्री ने, उस बात को स्वीकार करती है शायना एनसी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त कोशिश की थी गुजरात में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तो कमी कहां रह गई? तो न्यूज नेशन का एग्जिट पोल, गुजरात में किस पार्टी को कितने फीसद वोट, यहां पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अन्य के खाते में 10 जाती हुई कांग्रेस के पास 42 और जो वोट परसेंटेज है बीजेपी के पास 48% जाता हुआ। गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट हासिल होती हुई, बीजेपी के पास 135 से 139, कांग्रेस 42 से 46 और अन्य के पास 2। और सीएम के तौर पर जो फेवरेट चॉइस है वो कौन सी नजर आ रही है? विजय रूपाणी 36%, गुजरात के अगले सीएम के लिए पहली पसंद। दूसरी भरत सिंह सोलंकी 18% के साथ। तीसरे नंबर पर शक्ति सिंह गोहिल 15%, तीसरी पसंद। अर्जुन मोढवाडिया 4%। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पार्टी पहले से ही इन दोनों राज्यों में जीत को लेकर आश्वस्त थी। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ तब उसमें भी एग्जिट पोल वाले 190 सीटें बता रहे थे, आई हमें 325 सीट। तो मैं मानता हूँ कि 110 का एग्जिट पोल बता रहा है, लेकिन 150 के राउंड वोट आएगी, इसलिए कि हमने काम किया है। हमारे कैडर में एक पार्टी है, पार्टी के एक शक्ति केंद्र बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, प्रधानमंत्री तक, सब लोगों ने पसीना बहाया है, सब लोगों ने मेहनत की है। देखिए, ये तय भी था, हमें आत्मविश्वास भी था, और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश के विकास में और प्रामाणिकता से काम करते हैं, और इसलिए जनता विश्वास बार बार दे रही है। तो ये हमें जीत तय थी गुजरात में, और हिमाचल जो अधिक से हमें और से मिल रहा है, इसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि जैसे हमने उत्तर प्रदेश जीता है, असम जीता है, लोकसभा के बाद में महाराष्ट्र भी जीता था, मणिपुर जीता है, उत्तराखंड भी जीता है, गोवा बरकरार रखा है। तो ये जीत तय होते हुए भी जिस तरीके से देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के हर कदम को स्वीकार किया है, वैसे आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि देश में कांग्रेस बार बार हारेगी, बीजेपी बार बार जीतेगी। तो न्यूज नेशन के जो एग्जिट पोल्स हैं वो उसके जो आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बंपर वापसी बीजेपी की दोनों सूबों में हो रही है। गुजरात का जिक्र कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार हैं, और उर्मिलेश जी भी हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं। उर्मिलेश जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से लगातार आ रहे हैं, उसमें आशान्वित थे हम, इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भाई जीतने तो हम ही वाले थे, लेकिन बातें बनती हैं। मुझे ये बताइए, अगर जीत को लेकर इतनी ही पॉजिटिविटी थी तो क्यों आप सूबे भर से, देश भर से अपने तमाम बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को गुजरात में उतार रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सूबे में पहुंचते, धुआंधार प्रचार करते हैं, क्या जरूरत थी इसकी जब इतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी थी और आशान्वित थे? और इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, पाकिस्तान वाले बयान को लाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, अहमद पटेल के बयान को लाने की जरूरत नहीं थी, सी प्लेन के जरिए जाकर विकास दिखाने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस ने दबाव में तो बहुत डाल दिया था, लेकिन फिर भी कारण क्या है कि उसे भुना नहीं पाई कांग्रेस? नहीं, देखिए, आप लोग जो अभी सवाल में ही जो व्याख्या कर रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है, और हम भी उससे मुतमईन हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अभी जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है,
हम सारी चीज़ों को पहले से अगर सोच करके और उसकी व्याख्या करने लगेंगे, और बाई चांस मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल उल्टा होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हूबहू यही होगा ये भी मैं नहीं कह सकता। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो लेकिन अगर कि कोई ओपिनियन पोल, कोई एग्जिट पोल कांग्रेस को नजदीक पहुंचता वो भी नहीं दिखा। नहीं, मैंने कई ऐसे चुनाव मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसके उलट हो जाएगा, लेकिन मैंने कई जीवन में ऐसे चुनाव देखे हैं जब एग्जिट पोल उल्टा हो गए सबके। तमिलनाडु का, बिहार का, मैं अनेक ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं जब सबके गलत हो गए। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बिल्कुल उलट शायद नहीं होगा, लेकिन शायद मैं लगा रहा हूं। और व्याख्या के हिसाब से कहिए तो मैं जरूर ये कर सकता हूं कि अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा। जैसे आपका सवाल है कि पाकिस्तान लाने की ज़रूरत क्या थी, नीच लाने की ज़रूरत क्या थी, अगर नीच किसी ने कहा और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, फिर आपको सी प्लेन उड़ाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इतना मामला पोलराइज करने की क्या ज़रूरत थी। आप एक महाशक्तिमान हैं, आप सबसे लोकप्रिय हैं, तो तमाम स्टेट्स के नेताओं को उतारने की क्या ज़रूरत थी, वो मैं आपके सामने बात कह सकता हूं। और मेरा ये मानना है कि शुरू के दौर में बीजेपी को लगता था कि वो अपराजेय है गुजरात में और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये 4-5 महीने पहले की बात है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, हार्दिक पटेल से लेकर अल्पेश ठाकुर के अनाउंसमेंट आते गए और राहुल गांधी क्लिक करते गए। क्लिक का सेंस इसलिए मैं यूज कर रहा हूं ये टर्म कि पहले लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद के दिनों में उनकी लोकप्रियता, तो बीजेपी को यह लगा कि अब हमको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और वो सब करना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी है। जो तमाम चैनल्स जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उनके आंकड़ों से आपका इत्तेफाक नहीं होगा, चलिए मान लेते हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम जीत के साथ 18 तारीख को अपना परचम फहराएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जीते तो राहुल, हारे तो ईवीएम, और दबी जुबान राहुल गांधी ने खुद इस बात का जिक्र किया था ईवीएम में गड़बड़ी का। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सुन रहा था बहुत देर से। मैं बड़ा हैरत में हूँ, सरप्राइज्ड हूँ कि आप लोग जिस तरह से डिबेट चलाते हैं, जीत गए। आप शाइना से ये भी पूछ रहे हैं कि ये इस जीत की वजह क्या रही। आप खुद सोचते हैं आप क्या कर रहे हैं। आप लोग एक होड़ लगी है न्यूज़ चैनल्स की कि कौन पहले बीजेपी को जिता दे, कौन ज़्यादा डंका पीट दे। 18 तारीख को आने दिए। आप ये कहिए ऐसा हो सकता है? आप हारने की और जीतने की आप वजह, फिर आप बात नहीं करने देती हैं। फिर आप जवाब दीजिए ना। क्यों करूं भाई, क्यों दरकिनार करूं इसे? आपसे सवाल पूछूंगा मैं शाम। जो मैडम, आप मेरी टीचर मत बनिए प्लीज। मैं एक सवाल आपके ऊपर उठा रहा हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है देश के सामने अपना जवाब देने की। इसीलिए सर हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कोशिश की गई, मैं कल से मीडिया का चलन दे रहा हूं, अच्छा खासा दबाव में ला दिया। हम तो ये कह रहे हैं आपसे, हमने सवाल भी यही उर्मिलेश से भी पूछा था कि अच्छा खासा दबाव में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को ला दिया। ये इससे पहले भी डिबेट हो रही थी, उसका जवाब दे रहा हूं क्योंकि मुझे मौका अब मिला है, इसलिए मुद्दा उठा रहा हूं। बहरहाल चाइना की बात का मैं जवाब दे दूं क्योंकि चाइना भी बड़ी अच्छी बातें कर रही थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और साहब उन्होंने बड़े लोकप्रिय हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो राफेल जहाज़ों की जेट्स की डील हुई उसमें किसे कमीशन मिला, उसका जवाब दें। जय शाह अमित शाह के लड़के के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं उसका क्यों नहीं मोदी जी और अमित शाह जी जवाब देते? ट्विटर पर भी पूछे हैं सर। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं यही सर आप तो बात ही नहीं करने दे रहे हैं, आप तो बात ही काट देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं एक बात कह रहा हूं आप पूरी करने दिए। यही मैं सवाल उनसे पूछ रहा हूं कि भ्रष्टाचार पे बड़ा अपना दिखा रही हैं कि करप्शन पे उनका कोई बिल्कुल साफ मत है कि जो करप्ट होगा उसे निकाल देंगे। क्यों नहीं जवाब देते अमित शाह जी का? और राफेल डील का जवाब दें, किसको फायदा पहुंचा है राफेल डील में? और राहुल जी ने रोज एक सवाल पूछा है बीजेपी से और नरेंद्र मोदी जी से, ना ही विकास की बात करी, ना गुजरात मॉडल की बात करी। और जहां तक पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर जो आप बात कह रहे हैं कि जीत गए चुनाव एग्जिट पोल में और 18 तारीख को मान लेते हैं आपकी बात कि अगर जीत भी गए, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साख है, जो स्टेचर है, वो क्या नीचे नहीं गिरा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का? क्या प्रधानमंत्री वोट डालने के बाद रोड शो करते हैं और उन इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं होती है पूछने की, और ना आपकी होती है हिम्मत मीडिया की? क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को
और पूर्व जनरल दीपक कपूर को और पुराने वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया गया। क्या ये गलत नहीं था प्रधानमंत्री की? नहीं। आपने जितने सवाल पूछे ना सर, एक सवाल का जवाब हम यहाँ पर लेंगे, एक सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे शायना एनसी से भी लेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले कुछ कहना चाहते हैं। रोज चलाना चाहिए था आपको, जिस दिन ये बयान दिया था प्रधानमंत्री ने उस दिन चलाना चाहिए था। मुझे याद है कि इसी चैनल पे हमने और उर्मिलेश जी ने दोनों ने ये कहा था कि क्लियर वायलेशन कहते हैं, ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का छोड़िए, यहां तक कि सेक्शन 126 1B का क्लियर वायलेशन है, ए का भी वायलेशन है, उसमें कतई कोई दो राय नहीं। और हम लोगों ने इस चैनल पे उठाया था, उन्होंने सुलेमान साहब ने नहीं देखा होगा, अलग बात है। और ये हिम्मत वगैरह छोड़ दीजिए, मीडिया की हिम्मत की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे उसी समय उसी शिद्दत से उठाया था और ये क्लियर वायलेशन है, मैंने वो कोट किया था। ठीक है, आप शायना एनसी से जवाब ले लेते हैं। एक एक करके राहुल गांधी ने ट्विटर पर कई सवाल पूछे, राफेल की डील को लेकर भी सवाल पूछा, गुजरात की सभाओं में भी सवाल पूछे, लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया? शायना जी, रहने के बाद अगर कोई आदमी ऐसा बयानबाजी करे तो सुबह से शाम तक चलना चाहिए, सुबह से शाम तक चलना चाहिए, एक बार कह के छोड़ना नहीं। शायना जी, इलेक्शन कमीशन सवाल करिए, प्रधानमंत्री से सवाल करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को और जनरल को जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उसको आप पाकिस्तान का एजेंट टाइप बताते हैं, किस तरह का इशारा देते हैं? एक स्पॉइल स्पॉट है, वो समझने के लिए तैयारी नहीं कि जनता का जनादेश क्या है, और वो जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी अभी जनादेश नहीं आया, बीजेपी पार्टी थोड़ा सा एरोगेंस डाउन रखिए, स्वीकार नीचे रखिए। अभी जब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब इलेक्शंस होते हैं दिल्ली जैसे प्रदेश में, राफेल डील पे बोलिए, राफेल डील जहाजों में किसने कमीशन खाई? उत्तर प्रदेश के नतीजे के बाद आप ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाएंगे कि देखिए ईवीएम कमीशन खाई। जय शाह ने के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे उसके बारे में बताइए मैडम। जिसका काम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के निमित्त डेमोक्रेसी को बरकरार रखना, और बल्कि हमें स्वागत करना चाहिए और अभिनंदन करना चाहिए कि किस ढंग से वो काम कर रहे हैं। अभी यहाँ कहना कि मोदी जी ने वोटिंग के बाद जनता को हाथ क्यों दिखाया, अरे उनकी लोकप्रियता है, जनता जानती है, जनता ने जो एक आदर और सम्मान दिया है, घमंड नहीं होती जो वो सिर्फ निकल पड़ते। आपने कंप्लेन किया, समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन को लगे कि आपका कंप्लेन जायज है, तो हम उसको अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना कि देखिए आपने मैनिपुलेट किया, आपके साथ सिस्टम है, ये बेबुनियादी आरोप होते हैं ऑफ अ स्पॉइल स्पॉट। जो जीता वही सिकंदर, ये आप जब सीखेंगे और समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक सवाल जो सुलेमान खान साहब उठा रहे हैं जी, इनका कहना है कि आप सवालों के जवाब नहीं देते। एक एक करके राहुल गांधी ने ट्विटर पर 15 से ज्यादा सवाल पूछे। हार्दिक पटेल ने पूछा कि हमारी कम्युनिटी के जो छात्र हैं वो परसेंटेज लाते हैं, एडमिशन नहीं मिलता, एडमिशन मिल जाता है, पढ़ के बाहर निकलते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। राफेल डील पर सवाल पूछते हैं और कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाती है न्यूज चैनलों पर, वो कहती है कि आप जवाब नहीं मांग रहे हैं। शायना जी प्लीज जवाब दीजिए इनका। हर एक सवाल का जवाब मैं दूं। सबसे पहले तो ये लोगों को गुमराह करते हैं। जिस गुजरात प्रदेश में उनके शासनकाल पे 35.6% था ड्रॉप आउट प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वो गिर के आया है 1.5%। जो रोजगार की आप बात करें, 14 साल लगातार बीजेपी के गुजरात प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट नंबर 1 रहा है। किसानों की बात करें तो 3 लाख तक लोन 0% इंटरेस्ट में। क्या ये बड़ी बात नहीं है? हम सब महिला है, किसने सोचा है गर्भवती महिला के बारे में? 6 महीने तक सरकार समर्थन करती है। आदिवासी क्षेत्र की हम बात करें तो जो महिला 8,000 कमा रही थी वो 14,000 कमा रही है। क्या इससे आपको नहीं लगता है कि महिला, युवा, बुजुर्ग और जितने भी व्यक्ति हैं समाज में उनकी जिंदगी में परिवर्तन आता है? कुछ नहीं था। आप जो बेबुनियादी आरोप लगाना चाहते हैं, देखिए राफेल डील के निमित्त हमने जो निर्णय लिया, हमें कांग्रेस पार्टी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 गुना कीमत में राफेल के जहाज खरीदे आपने
और चार गुना जो 500 करोड़ का जहाज था वो आपने 1600 करोड़ में खरीदा है। जवाब देने की आवश्यकता जवाब है देना, नहीं, जवाब देने की आवश्यकता अंबानी जी का क्या उसमें है बताइए, और वही जनता ने हमारे मैडम हमने बहुत जवाब दिए हैं। मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। हम वापस जब लौटेंगे सुलेमान मोहम्मद खान से एक एक करके सवाल लेंगे और उसका एक एक करके जवाब शायरा एनसी से लेंगे, ताकि ऐसा कोई सवाल ना बचे जिसका गुजरात के कैंपेन में जो जवाब ना दिया गया हो यहां ना चूक जाए। हर सवाल का जवाब हम आपको आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।